नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले जान लीजिए कि ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो ईसीसी जो हमारा आज का टॉपिक है उसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्थात कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल व सुरक्षा। अब इसका नाम प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और सुरक्षा ही क्यों कहा गया? क्योंकि अभी तक का जो हमारा टीचिंग सिस्टम था उसमें क्लास 6 से बच्चों की पढ़ाई शुरू होती थी। कक्षा 6 में बच्चा गया, क्लास 1 में उसका एडमिशन हुआ, 6 वर्ष का हुआ तो कक्षा 1 में उसका एडमिशन हुआ। तो इस प्रक्रिया को बदलने की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था बच्चों के समग्र विकास की नींव रखनी है, यानी कि उनको पूरी तरीके से शिक्षित करना है। इसकी शुरुआत अब 6 वर्ष न होकर कब होगी? तो 3 वर्ष की आयु से ही होगी। और इसीलिए अब एक नया फार्मूला दिया गया जिसे हम 5-3-3+4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी जो है प्री प्राइमरी तक की शिक्षा हो जाएगी, जिसमें आपका आंगनवाड़ी वगैरह इन्वॉल्व कर दिया जाता है, बाल वाटिका इन्वॉल्व कर लिया जाता है, प्री प्राइमरी स्कूल। फिर उसके बाद 5-3 में आपका हो जाएगा 2-3-5, यानी कि 2 से 5 तक की प्राइमरी की शिक्षा, और उसके बाद 6 to 8 की मिडिल की शिक्षा, उसके बाद 9 to 12 की शिक्षा। इस तरीके से शिक्षा का बंटवारा हमारी नई शिक्षा नीति में किया गया है। और बात की जा रही है कि बालक के जो मस्तिष्क का विकास है 6 वर्ष की आयु तक लगभग 85% हो जाता है। तो जब उसके मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु तक 85% हो जाता है, तो ऐसे में हम इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? अब हमें बालक को विद्यालय जाने से पहले विद्यालय जैसे वातावरण के अनुरूप ढालने के लिए उससे पहले ही कार्य करना चाहिए, यानी कि एक पूरी समग्र नींव तैयार करनी चाहिए कि जब बच्चा विद्यालय जाए तो वह उसके लिए प्रिपेयर रहे। लेकिन अब जब बात की जाती है कि कक्षा 6 से शिक्षा, ईसीसी की बात उससे पहले की शिक्षा दी जानी है कक्षा 3 वर्ष की आयु से, तो क्या सभी बच्चे ऐसी शिक्षा पाते हैं? आंगनवाड़ी का जो स्तर है वह इतना वृहद नहीं है कि सभी बच्चों को शिक्षाएं उपलब्ध करा पाए, क्योंकि इसकी स्थिति उतनी अच्छी अभी भारत में नहीं है। और सभी चीज़ों के लिए नीतियां बनाई गई है, प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए, सबके लिए नीतियां बनाई गई, लेकिन प्री प्राइमरी के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए कोई शिक्षा नहीं व्यवस्था बनाई गई है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए सरकार आगे आती है, क्योंकि भाई जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम के LKG UKG इस तरह के KG में जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है उनका क्या? जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनका क्या? तो सरकार ऐसे बच्चों की देखभाल करने के लिए जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और सभी बच्चों को एक समता की दृष्टि में लाने के लिए यह एक लक्ष्य बनाया है उसने, प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल। और सरकार का लक्ष्य है कि सन 2030 तक वह पूरी तरीके से समग्र रूप से सर्वसुलभ करा देगी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को। अब देखभाल वर्ड इसमें क्यों कहा गया है? देखभाल का अर्थ है बालक को पोषण। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो गरीब हैं, जिनको सही खान पान नहीं मिलता, वो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में विद्यालय नहीं जाते और वह उन्हीं व्यवस्थाओं में उलझे हुए हैं। तो ऐसे में उन्हें उचित पोषण भी मिले, यानी उनको अच्छा खान पान, उनका अच्छी स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य परक चीज़ें, उसके अलावा शिक्षा भी मिले। तो ये सारी चीज़ें हमारी ईसीसी जो है प्रस्तावित करती है। तो अब आइए देखते हैं कि अब हमें क्या चीज़ें करनी है। बात कर रहा है ईसीसी बहुस्तरीय गतिविधि सवाल जवाब आधारित माध्यम से निम्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लक्ष्य की बात की गई है, अर्थात शारीरिक भौतिक विकास। अब शारीरिक और भौतिक विकास में क्या क्या प्राप्त करने के लक्ष्य हैं, कि शारीरिक और भौतिक विकास में क्या क्या लक्ष्य प्राप्त करने हैं। भाई बालक 3 वर्ष की आयु में किस तरह का शारीरिक विकास उसका हो रहा है? बहुत से बच्चे हैं जिन्हें उचित पोषण न मिलने की वजह से वो कुपोषण के शिकार हो जा रहे हैं। उनकी शारीरिक विकास ही सिर्फ नहीं, उनका शारीरिक संयोजन भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो हमारा कार्य होगा कि बच्चों को उचित पोषण मिले, उचित देखभाल मिले, और किस तरीके से उन्हें अपना शारीरिक संयोजन अच्छा करना है, उन्हें गतिविधियों में खेल के आधारित रूप से उनको बेहतर वातावरण देना है जिससे वो अपने सभी शारीरिक अंगों का विकास कर सकें अच्छी तरीके से। इसमें आपके PCSE सभी कुछ आएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, सारी चीज़ों का समग्र रूप। जब समग्र आ गया, सर्वांगीण आ गया, तो मतलब हर क्षेत्र में कार्य करना है। ऐसे वातावरण बनाए कि बालक का संज्ञान का विकास हो। कैसे संज्ञान का विकास होगा भाई?
आप बालक को तर्क करने का मौका देंगे, आप बालक को कुछ न कुछ क्यूरोसिटी उसको जो देंगे, उसकी जिज्ञासाओं का पोषण करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जब वो अपने जिज्ञासाओं का, अपने सवालों के जवाब पाएगा तो क्या करेगा भाई, बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा। सामाजिक संवेगात्मक और नैतिक विकास की बात कर रहे हैं। अब ये सामाजिक संज्ञात्मक क्या है? सोशियो इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। भाई सोशियो इमोशनल क्या है? मतलब बालक सामाजिक रूप से अपने संवेगों को स्थिर या समायोजित कर पाए। उसके संवेग है वह किस तरीके से रिएक्ट करे। गलत करने पर माता पिता डांट देते हैं, पीट देते हैं, सही की शिक्षा देने के बजाय। तो बालक अपने आप को समायोजित कैसे करे? घर में माता पिता के झगड़े हो रहे हैं या शिक्षक जब कुछ पढ़ा रहा है तो बालक डर के मारे नहीं बोल रहा है। तो यह सारी चीज़ें विकसित करें, इन चीज़ों का पोषण करें। साथ ही साथ नैतिक विकास हो, सही गलत का ज्ञान दें कि बेटा ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सांस्कृतिक व कलात्मकता का विकास, अपने समाज की संस्कृति को सीखे। कलात्मकता का मतलब बात हो रही है, रचनात्मकता की बात हो रही है। बालक चीज़ों को रचनात्मक तरीके से सीखे, कला वातावरण के माध्यम से सीखे। आप उसको खेल के माध्यम से सिखा रहे हैं, कला के माध्यम से सिखा रहे हैं, उसकी संस्कृति में कविता कहानियों के माध्यम से, जो उनके आसपास के क्षेत्र की क्षेत्रीय कहानियां हैं, लोकगीत हैं, इनके माध्यम से जो है सिखाएं बालक को, लोक कला के माध्यम से सिखाएं। जैसे अभी आज हाल ही में एक पिक्चर आई है कांतारा, कितनी फिल्म खूबसूरत है वो। वहाँ पे एक छोटे से क्षेत्र के पंजुर्ली जो उनके देवता रहते हैं उन पर यह कहानी बनी है। तो इसी तरह हर क्षेत्र में भारत में विविधता है, तो ऐसे छोटे छोटे कहानियों का विवरण लेके बच्चों को सिखाएं। संचार के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्या ज्ञान, जैसा कि हम लोग फंडामेंटल न्यूमेरेसी एंड लिटरेसी की बात कर रहे हैं, फाउंडेशनल न्यूमेरेसी लिटरेसी की बात कर रहे हैं, एफएलएन। तो एफएलएन की बात कर रहा है। एफएलएन सिर्फ संख्या ज्ञान 1 2 3 को रटवाने तक सीमित नहीं हो, उन संख्या ज्ञान का वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग कैसा करेगा, इन बातों पर भी आधारित हो। यानी कि बालक को पहेली, पजल, इनके माध्यम से, और वह अपने दैनिक जो क्रियाकलाप करता है उनमें गिनती का क्या उपयोग है। भाषा का विकास इस तरह का हो कि वह अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके, कह सके और सही तरीके से कह सके। तो शब्द संयोजन, वर्ण जो है, आप जो कह सकते हैं वोकैब है, और उन वोकैब का उपयोग कैसे सिखाना है। वोकैब नहीं कि रटवाएं आप वोकैब, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे चीज़ों को सिखाएं। तो इस तरीके से आप बालक की सामाजिक क्षमताएं विकास बनाएंगे, संवेदनशील बनाएंगे उसे। अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार के बारे में समझाएंगे। क्या शिष्ट आचार होता है, मतलब बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनका सम्मान कैसे करना चाहिए, ग्रीट कैसे करना चाहिए। नैतिकता मतलब क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, उनका ज्ञान दें। व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, मतलब कि बालक को बचपन से ही यह सिखाएं कि बेटा कूड़ा नहीं करना है, खाकर चॉकलेट के रैपर है इधर उधर नहीं फेंकने हैं, अपने हाथ पैर धुलने हैं, घर में आने के बाद, खाना खाने से पहले हाथ धुलना है। तो व्यक्तिगत भी और सार्वजनिक भी जो है स्वच्छता के ज्ञान दें। टीम वर्क सिखाएं। जब बालक विद्यालय जाएगा, कक्षा 3 की आयु से पढ़ना सीखेगा, अपने पीयर्स के साथ पढ़ेगा, तो क्या है वो टीम वर्क सीखेगा और सहयोग करने की भावना का विकास होगा। उसका साथी है, अगर उसका साथी किसी चीज़ से परेशान है या कोई चीज़ वह कर रहा है उसका साथी, तो इनका दायित्व तो बनता है कि अपने साथी को उसकी चीज़ों में सहयोग करें और दोनों मिलकर कार्य करें, दोनों मिलकर कार्य करें। तो ये बातें थी, क्या लक्ष्य हैं, क्या एम है, इनके बारे में बात हुई। अब चलते हैं कि सुविधाएं जो भी हैं वो सुविधाएं किस तरह से बालक के डेवलपमेंट को, ओवरऑल डेवलपमेंट को सुदृढ़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सुदृढ़ करेंगे। चरणबद्ध तरीके से कैसे करेंगे? चरणबद्ध तरीके से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ गुणवत्तापूर्वक ECCE तक सभी की पहुंच। अभी के लिए जो ECCE है वह सभी की पहुंच नहीं है ना भाई, आंगनवाड़ी इतने वृहत स्तर पर है नहीं, और जो इंग्लिश मीडियम के जो CBSE बोर्ड के स्कूल्स हैं या जो अन्य भी स्कूल हैं उनमें भी ये सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ों को कैसे बेहतर तरीके से बनाया जाए, तो इसके लिए जो NCERT है, यह नोट कर लीजिएगा, NCERT है। NCERT ने क्या किया है, 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक नया ढांचा बनाया है जिसे क्या कहा गया है, NCPFESSE। क्या कहा गया? NCPFESSE। ESSEC से आप जानते हैं अर्ली, अरे ECCE SS नहीं है, सॉरी SS हो गया है या CCE है। इससे तो आपको पता है अर्ली चाइल्डहुड केयर, इससे क्या है, नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क।
नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाया है। इसे 2 भागों में डिवाइड किया है, 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए अलग और उसके ऊपर के बाद 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एक अलग। ये पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है, क्योंकि भाई चरणबद्ध चीज़ों को कैसे करना है, एक एक चरण में करना है, एक एक तरीके, एक ही बार में तो होगा नहीं। और जैसा कि हमने बात किया कि अब ये टर्म फैक्ट बन सकता है आपके लिए, इसलिए इसको याद रखिएगा। फैक्ट बन के इनके प्रश्न बनेगा, मैं प्रश्न भी कराऊंगा, इन दोनों जो भी सेशन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपके प्रश्न भी कराऊंगा बनाए हुए खुद के। तो अब जो लोग वंचित हैं उन लोगों तक यह शिक्षा पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य क्या है, 2030 तक सभी तक सर्वसाधारण के पास उपलब्ध हो जाए। तो निम्न विशिष्ट संस्थानों के माध्यम से ईसीसी सुनिश्चित की जाएगी। कौन कौन से संस्थान है भाई? स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी केंद्र। स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी केंद्र का मतलब क्या है भाई? वो जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, अकेले हैं, उनके साथ संबद्ध कोई विद्यालय नहीं है, वह अकेले हैं, जो कि अभी तक मोस्टली रहे हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है, उन आंगनवाड़ी केंद्रों के अलावा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह आंगनवाड़ी केंद्र, यानी कि ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हो जो प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही संबद्ध हो। जैसे कि आप बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय देखते हैं जो प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर और उसके बाद मिडिल भी उसी में ऐड कर दिया जाता है 6 to 8, एक ही साथ संबद्ध है। तो इसी तरह कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों को आंगनवाड़ी से संबद्ध करें और प्री प्राइमरी जो कि कम से कम 5 से 6 वर्ष तक पूरा करेंगे प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित होंगे। यानी कि बालक जो प्री प्राइमरी कक्षा जो है कि 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष की आयु तक जो वो शिक्षा लेगा उसके साथ प्राइमरी संबंध हो। क्यों संबंध हो भाई? क्योंकि वह बालक जरूरत पड़ने पर प्राइमरी स्कूल में उसका भ्रमण कराएंगे, उसको घुमाएंगे, उसको दिखाएंगे, देखो बेटा कल को तुमको इसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ना है, प्राइमरी स्कूल में क्या अंतर है और प्री प्राइमरी में क्या है। अभी तक क्या था कि कक्षा 6 वर्ष का बालक हुआ, मम्मी पापा विद्यालय छोड़ने गए, बच्चा नहीं जा रहा है विद्यालय, उसका वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को वायरल कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की मानसिक स्थिति, क्योंकि वो अभी तक उस तरीके के माहौल में ढला नहीं है। लेकिन आप उसको जब शुरू से ही मेंटली तैयार कर रहे हैं, जब वह कक्षा 1 की अवस्था में आएगा जाएगा तो मेंटली प्रिपेयर रहेगा, वह सीखने के लिए पहले से तैयार रहेगा। उसे जो भी उसका वातावरण सिखाएगा, उसको जो भी पढ़ना है विद्यालय में, जो भी सीखना है, उसके लिए वो मेंटली पहले से प्रिपेयर किया जाएगा। यानी कि ईसीसी का मेन ये उद्देश्य है कि बालक को पहले तो शिक्षा मिले, पोषण मिले और शारीरिक, मानसिक, सामूहिक रूप से इतना प्रिपेयर किया जाए कि जब वह स्कूल में जाए तो वह उसके लिए बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को कर पाए। स्टैंड अलोन प्री स्कूल, यानी कि जो केजी, यूकेजी, एलकेजी है ये अकेले और इन्हें भी प्राइमरी के साथ संबद्ध किया जाए। तो इस तरीके से दोनों को संबद्ध करके एक बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाने की बात की जा रही है। लेकिन सिर्फ शिक्षा से ही हो जाएगा क्या? प्राइमरी स्कूल को आंगनवाड़ी के साथ संबद्ध करके ही कार्य किया जाएगा? नहीं। ईसीसी पाठ्यक्रम और शिक्षण में विशेष प्रशिक्षित कर्मचारियों के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यहां वर्ड लिखा है ईसीसीई, यानी कि इसे प्राइमरी के साथ संबद्ध करने का मतलब ये नहीं कि सब एक ही में घांच पांच करके पढ़ाना है, नहीं, ये अलग चलेंगे, उनके साथ इनका कंपाउंड संबद्ध कर दिया जाएगा, इनके पास कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए प्रॉपरली जो अर्ली चाइल्डहुड केयर वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया हो। जिस तरह कहा जाता है कि बीटीसी प्राइमरी के लिए है, बीएड को अपर प्राइमरी की ट्रेनिंग दी जाती है, अगर बीएड को प्राइमरी पढ़ाना है तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। उसी तरह इन छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और जो शिक्षक हैं अगर वो उस तरीके से उनको बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो प्रॉपरली ऐसे शिक्षकों की ट्रेनिंग की जाएगी जो इतने छोटे बच्चे हैं उनके मानसिक विकास को समझ सकें, उनके शारीरिक विकास के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध करा सके, उनकी चीज़ों को अच्छे तरीके से पोषित कर सके। इस तरह के टीचर, जैसे कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है ना, इस तरह के ट्रेनिंग के बाद ही वो टीचर आएंगे पूरी तरीके से प्रशिक्षित। ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल की तरह कोई भी व्यक्ति गया, बच्चों को जबरन क ख रटाने लगा और 1 2 3 गिनती रटाने लगा। रटाने की प्रक्रिया पर नहीं, बालक को सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिएगा। और यह ज्ञान जो है, पहले का जो ईसीसी प्रक्रिया का ज्ञान है, यह पुस्तकीय ज्ञान नहीं होगा, यह पुस्तकीय ज्ञान नहीं होगा। इसमें पुस्तकों से दूर रखा जाएगा बालक को गतिविधि आधारित, वातावरण आधारित शिक्षा दी जाएगी। करके सीखने पर, रियल लाइफ एक्सपीरियंस देकर चीज़ों को सिखाने पर ध्यान दिया जाएगा। अब क्या क्या कर रहा है भाई? अब आंगनवाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, यानी कि बच्चों को कहाँ शिक्षा दी जानी है? आंगनवाड़ी में शिक्षा दी जानी है। जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं ना, कैसे बच्चों को चीज़ों के माध्यम से सिखाया जा रहा है, खिलौनों के माध्यम से सिखाया जा रहा है। तो इनका सुदृढ़ीकरण और इनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। कैसे सुदृढ़ीकरण करेंगे भाई? आइए देख लेते हैं। आंगनवाड़ी को उच्चतर गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचों एवं खेलने के लिए उपकरण
पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और शिक्षकों के साथ मजबूत किया जाए। यानी कि जहाँ पे बालक सीखने जाएगा ECC, वहाँ उच्चतर गुणवत्ता वाले उपकरण हों, यानी कि खेलने के लिए खिलौने हों, और जो लोग वातावरण के साथ उसे सिखाने के लिए हैं, यानी कि जो शिक्षक हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं, उन्हें ट्रेन किया जाए ताकि वो इन बच्चों का सही तरीके से विकास करें। अभी क्या होता है कि आप आराम से बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, स्वेटर बुन रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और बच्चा अपना खेल रहा है। नहीं, अब यहाँ पे आपको कार्य करने की ज़रूरत है, आपको बच्चे को तैयार करना है। बुनियादी ज़रूरतें भी यहाँ, ये नहीं कि इस बार शिक्षकों को ट्रेनिंग कर दिया, अब सारा बोझ शिक्षक पर डाल दिया, नहीं। बुनियादी ज़रूरतें, अगर वैसे आंगनवाड़ी में खेलने के लिए खिलौने हों और वर्क स्पेस हो वहाँ पे, तो बच्चों को जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी वहाँ उपलब्ध हों। आंगनवाड़ी केंद्र से प्राथमिक विद्यालयों में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों के दौरे पर ले जाया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बात कही ना आपसे कि जो प्राथमिक विद्यालय को संबद्ध करने का मेन मैटर ये है कि आप बच्चे को प्राथमिक विद्यालय के दौरे पर लेके जाइए। जैसे 1 to 5th वाले बच्चे को 6 to 8 पे लेके जाने की बात की जाती है, लेकिन उसी तरह आपको किस पे लेके जाना है, जो प्री प्राइमरी वाले हैं, कभी कभी उन्हें दौरा कराइए, उन्हें वहाँ का वातावरण दिखाइए कि कल को बच्चा वहीं पे आके पढ़ेगा और वहाँ के बच्चे किस तरीके के हैं, वह एक दूसरे से मिलेंगे और सामुदायिक रूप से एक नए वातावरण को सीखेंगे। आंगनवाड़ी को स्कूल परिसर में पूरी तरह से एकीकृत किया गया है और आंगनवाड़ी बच्चों, माता पिता, शिक्षकों को स्कूल के कार्यक्रम में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि आंगनवाड़ी को स्कूल परिसर में पूरी तरह एकीकृत किया गया है। इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं रहेंगे, उनके माता पिता, उनके शिक्षकों की ही भूमिका होगी और जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनमें माता पिता की भी जो है भागीदारी रहेगी। सिर्फ शिक्षक और सिर्फ स्कूल के आधार पर शिक्षा नहीं होगी, पूरी तरीके से सबका एक इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है। अब बात करते हैं हम कि नेक्स्ट टॉप पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेटरी कक्षा के लिए मजबूत नींव की स्थापना। प्रिपेटरी मतलब प्री प्राइमरी कक्षा के लिए एक मजबूत नींव आप कैसे बनाएंगे। ठीक, 5 वर्षीय कम आयु वाला प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में भाग लेगा जो कि कक्षा 1 से पहले हो। इसमें ECC योग तैनात होंगे। प्रिपेटरी कक्षा थोड़ी सी डिफरेंट समझिए। आंगनबाड़ी में बच्चा डायरेक्ट चला गया, लेकिन आंगनबाड़ी के बाद बच्चा किसके लिए तैयार होगा? प्रिपेटरी कक्षाओं के लिए तैयार होगा, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए तैयार होगा। और वो किस में जाएगा? बाल वाटिका आदि में जाएगा। और ये बाल वाटिका वाला बच्चा कैसा है? 5 वर्ष की आयु से कम वाला होगा या जस्ट पहले वाला, यानी कक्षा 1 से पहले वाली जो शिक्षा होगी वो किस में होगी? बाल वाटिका प्रिपेटरी में होगी। और इसमें कौन सा शिक्षक तैनात होगा? जो बाकायदे ECC के मानकों के अनुसार ट्रेन किया गया होगा। कोई भी शिक्षक नहीं, ये नहीं कि प्राइमरी वाले शिक्षक को ही लगा दिया, 6 to 8 वाले कोई शिक्षक को लगा दिया या फिर किसी अनट्रेंड शिक्षक को लगा दिया। सभी शिक्षकों को लगाना है जो कि ECC के मानकों के अनुसार ट्रेंड हो। मिड डे मील कार्यक्रम का लाभ अब प्राथमिक कक्षाओं के साथ साथ प्रिपेटरी कक्षाओं तक विस्तारित किया जाएगा। यानी कि जो भी खाना, पोषण आदि मिला जाता है वह इनको भी दिया जाएगा, आंगनवाड़ी वाले बच्चों को भी और बाल वाटिका यानी कि प्री प्राइमरी वाले बच्चों को भी पोषण दिया जाएगा, ताकि उनका वो भोजन, गरीब बच्चे कभी कभी खाने की ज़रूरतों की वजह से विद्यालय आते हैं, लेकिन उससे उनका पढ़ाई हो जाती है और उनको ड्रेस मिलता है, बुक मिलती है, उससे वो और बेहतर तरीके से सीखते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, शिक्षा भी सीखते हैं। स्वास्थ्य निगरानी और जाँच आंगनबाड़ी के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाए। यानी कि अब उन्हें सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी अवलोकन किया जाएगा। अगर उनकी हेल्थ में क्या है क्या नहीं, नियमित चेकअप होगा। ज़रूरत पड़ने पर किसी को आयरन की कमी है, किसी और कैल्शियम की कमी है, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा भी किया जाएगा। तो उनका स्वास्थ्य भी देखा जा रहा है और उनकी शिक्षा भी देखी जा रही है। NCERT संज्ञानात्मक व साइकोमोटर क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता तथा संख्या ज्ञान के विकास को ध्यान में रखकर एक खेल आधारित पैकेज विकसित कर रहा है। अभी ये पैकेज विकसित किया जा रहा है। यानी कि आप बच्चे को साक्षर बनाने से ज़्यादा किस बात पर ध्यान देंगे? बालक के सीखने पर। और सीखने के लिए संख्या ज्ञान को रटाना जरूरी नहीं है, संख्या ज्ञान का उपयोग सिखाना है कि बालक जो सीख रहा है ये संख्याएं, इनका उपयोग भी तो जाने कि क्यों सीख रहा है। अब यहाँ पर यह आप लोग कभी किसी बच्चों के पास जाते हैं या किसी के घर जाते हैं, बच्चा मिला, अच्छा बेटा टेबल सुनाओ, अच्छा बेटा पोइम सुनाओ, तो यानी कि उसने भाषा के आधार पर पोइम सीखा, संख्या ज्ञान के आधार पर टेबल सुनाया, लेकिन क्या वो उसका उपयोग जानता है? तो उसके उपयोग का उसके अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, अपने डेली के क्रियाकलापों में उपयोग विकसित करना सबसे प्रमुख कार्य जो है हमारा
कार्य है। अब कर रहे हैं उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। अब यहाँ शिक्षकों की बात की जा रही है, यानी कि शिक्षक का विकास होगा तो वो अच्छी गुणवत्ता दे पाएंगे, अच्छी गुणवत्ता दे पाएंगे। तो अब ऐसे शिक्षकों का विकास आप कैसे करेंगे? 12वीं और उससे अधिक योग्यता वाली आंगनवाड़ी शिक्षकों को 6 महीने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रश्न बन गया आपका कि जो 12वीं या उससे अधिक पढ़ी हैं उन्हें किस तरह का प्रमाण पत्र लेना होगा? 6 माह का लेना होगा। और जो कम शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो 12वीं से कम की शैक्षणिक योग्यता वाली हैं उन्हें 1 वर्ष का डिप्लोमा करना होगा, 1 वर्ष का डिप्लोमा लेना होगा। और किस में डिप्लोमा लेना होगा? तो ECCE में, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर इन एजुकेशन में, ताकि वह ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए पूर्णतः तैयार रहें, सिखाने के लिए पूर्णतः तैयार रहें। डिजिटल डिस्टेंस मोड के माध्यम से DTH चैनल स्मार्टफोन का उपयोग करके प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अभी अभी पूछा जाएगा प्रश्न आपसे कि ऐसी ट्रेनिंग जो है, शिक्षकों का प्रशिक्षण किस माध्यम से किया जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो भैया क्या है, ये ऑनलाइन है। ये क्या है? ऑनलाइन है। किससे माध्यम से है? डिजिटल माध्यम से है। डिजिटल माध्यम से है, ऑनलाइन भी है और डिजिटल भी है। जैसे DTH माध्यम से हो गया, इंटरनेट के माध्यम से आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑनलाइन हो गया। तो डिजिटल माध्यम ज़्यादा बेहतर शब्द है, डिजिटल और डिस्टेंस मोड। यानी क्यों ऐसा डिजिटल और डिस्टेंस मोड? वह अपने बच्चों को पढ़ा रहा है व्यक्ति, उसे जाने की जरूरत नहीं, अलग से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, वो अपने कार्य से समय निकालकर यह ट्रेनिंग पूरी कर सकता है और इसके बाद उसको क्या होगा? डिप्लोमा का प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। शिक्षा विभाग के एक क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए कम से कम 1 मासिक कक्षा भी चलाएगा। अच्छा, ये समझिए, जो शिक्षा विभाग का एक क्लस्टर बनाया जाएगा जिसका रिसोर्स सेंटर यानी कि जो चीज़ों के रिसोर्स उपलब्ध कराएगा, वह शिक्षकों का जो प्रशिक्षण हो रहा है इनका मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन की टीचरों ने जो सीखा है वो उसको इम्प्लीकेट कर पा रहे हैं या नहीं, या बस ट्रेनिंग पूरा कर लिया, ऑनलाइन मॉड्यूल पूरा कर लिया, लेकिन क्या वो जो मॉड्यूल पूरा किया उसका प्रयोग जानते हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं या बस लापरवाही कर रहे हैं? तो इसका मूल्यांकन करने के लिए 1 मासिक कक्षा चलाई जाएगी और उस मासिक कक्षा में रिसोर्स सेंटर पे यह देखा जाएगा कि आपने अपना कार्य अच्छे तरीके से किया है या नहीं किया है। और क्या करा भाई? व्यावसायिक विकास शिक्षकों का, यानी शिक्षकों को प्रोफेशनली और कैसे बेहतर डेवलप किया जाएगा? तो देखिए भाई, राज्य सरकारों का एक कार्य दिया गया कि ECCE के लिए योग शिक्षकों के कैडरों का विकसित किया जाएगा। यानी कि राज्य सरकार का कार्य है कि योग शिक्षकों का एक कैडर बनाए और इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ट्रेन किया जाएगा, बढ़िया मार्गदर्शन दिया जाएगा, एक डायरेक्शन दिया जाएगा और करियर मैपिंग के जरिए प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि वह उन्हें और बेहतर तरीके से, पूरी तरह से ट्रेन शिक्षक की बात की जा रही है। शिक्षकों की प्रारंभिक और व्यावसायिक तैयारी, उसके सतत विकास के लिए उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ आप शिक्षकों की बात हो रही है कि भाई सिर्फ बच्चे ही नहीं ना, बच्चों को ट्रेन करने के लिए सही शिक्षक भी तो होनी चाहिए। अगर वही बाल केंद्रित व्यवस्था ना होकर शिक्षक केंद्रित हो जाएगी तो बच्चा सीखेगा नहीं ना। तो बच्चे को पूरी तरीके से अच्छा पोषण मिल सके, इसके लिए शिक्षक को पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा और शिक्षक को तैयारी के लिए और उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वह उपलब्ध कराई जाएंगी। क्या कराई जाएंगी? उपलब्ध कराई जाएंगी। अब शिक्षकों में आखिरी बातें कर लेते हैं। ECCE आदिवासी बहुल क्षेत्रों के आश्रम शालाओं और चरणबद्ध तरीके से वैकल्पिक स्कूली शिक्षा के सभी स्वरूप में भी शुरू किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा प्रश्न कैसे बन सकता है, ऐसे समझिए कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो ECCE का हम लोगों ने आंगनवाड़ी देखा, क्या देखा भाई? आंगनवाड़ी देखा, और क्या देखा? बाल वाटिका देखा, प्री प्राइमरी का जो भी है। तो जो आदिवासी क्षेत्र हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में किस नाम से चलाया जाएगा? आश्रमशाला नाम से चलाया जाएगा। किस नाम से चलाया जाएगा? ये सेम है, यानी इन्हीं को विकल्प के तौर पे आश्रमशाला के नाम से चलाया गया, यानी शिक्षा वहां पे दी जाएगी और इसमें किसको इन्वॉल्व किया जाएगा? आश्रमशाला के नाम से इन्वॉल्व किया जाएगा और इसमें सब कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, यानी कि आपकी मिनिस्ट्री होगी और वहाँ पे जो लोग ट्राइबल एरियाज़ के मिनिस्टर हैं, जिनको प्रॉपरली आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए रखा गया है, वो लोग रहेंगे और इस माध्यम से बालकों को एक बेहतर इन्वायरमेंट दिया जाएगा। यानी कि जो बात कही गई है 2030 तक सरकार का क्या लक्ष्य है कि हर एक व्यक्ति तक शिक्षा मुहैया हो जाए। कौन सी शिक्षा? ECCE, चाहे वो पिछड़ा हो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से,
आर्थिक रूप से पिछड़ा मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास उतनी आर्थिक स्थिति नहीं है। और सामाजिक रूप से पिछड़ा जैसा कि आदिवासी क्षेत्र, जहाँ तक अभी जीवन की मूलभूत संसाधन या सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई, या वह सामान्य जीवन के साथ अभी अपने आप को जोड़ नहीं पाए हैं या जोड़ा नहीं जा सका है। तो ये बातें थी आज तक के लिए। कल और टॉपिक करेंगे इसमें हम, जिन पे एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको वीडियो छोटा लग रहा होगा, उसके पीछे कारण ये है कि ये रिकॉर्डेड है। हम लोग इतनी ही चीज़ें जब बात करके लाइव करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो अब जब एग्जाम के लिए कम समय है तो हम रिकॉर्डेड सेशन को करने का प्रयास करेंगे, और इस पर मैं खुद के बनाए प्रश्न भी आपको 10-20 जितने मैं करा पाऊंगा वो कराऊंगा। तो कल मिलते हैं शाम को 3 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।